हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ लिया कि केमिस्ट्री क्या है एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नेचर ऑफ मैटर क्या है एंड मैटर के कितने भाग हैं, मतलब कितनी कैटेगरीज हैं। तो बेसिकली हमने मैटर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? मिक्सचर्स में या फिर प्योर सब्सटेंसेस में। ठीक है, एंड इनके भी सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, क्योंकि मिक्सचर तो ऐसा नहीं कि मिक्सचर हो गया। मिक्सचर भी टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से? या तो आपका होगा होमोजीनियस या फिर आपका होगा हेट्रोजीनियस। ठीक है, सो कल हमने बात कर लिया था कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। फिर से हम बता देते हैं। बात करते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर की। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है। तो हम बात करेंगे अभी किसकी? दिस वन। ये क्या है? हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक, तो जब बात आती है होमोजेनियस मिक्सचर की तो नॉर्मली आप लोग पता भी होगा, फिर भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि द कंपोनेंट्स completely mixed with each other and its composition is uniform throughout। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई भी सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, सो उस सोल्यूशन में आपने एक दो तीन आइटम जो भी थे अपने कंपोनेंट्स मिक्स कर दिए, बट एट द एंड आफ्टर मिक्सिंग वो एक ही सोल्यूशन निकल के आया। मतलब उसके अंदर बाकी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक कंपोनेंट दिखाई पड़ रहा है। तो दैट काइंड ऑफ सोल्यूशन विल कॉल क्या आपका होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिखाई पड़े, एक ही कंपोनेंट दिखाई पड़े, बट रियलिटी में वहाँ पे दो तीन कंपाउंड का मिक्सचर हो, तो ऐसे मिक्सचर्स क्या होते हैं? आपके होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए शुगर एंड वाटर, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, जो बहुत फेमस भी है। तो शुगर एंड वाटर के में क्या होगा कि जब आप मिक्स कर दोगे उसका सिर्फ आपको वाटर ही दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे आपको शुगर के कुछ भी पार्टिकल्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो दैट कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप। कौन सा? हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस है तो सिंपली उसके नाम से समझ गए होंगे कि जस्ट अपोजिट ऑफ होमोजेनियस। तो हम हेट्रोजीनियस क्या बोलेंगे कि द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना, तो मतलब क्या है कि जिसमें आपका सोल्यूशन तो है, लेकिन सोल्यूशन में आपने जो भी पार्टिकल्स या जो भी कंपोनेंट्स आपने ऐड किए हैं वो आपको विजिबल भी हैं। आप उनको बड़े आराम से आप देख भी सकते हो कि इस सोल्यूशन में या फिर इस मिक्सचर में ये कंपोनेंट्स मिक्स हो रखे हैं। तो दोज टाइप ऑफ मिक्सचर्स विल कॉल हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एग्जांपल अगर देते हैं हम, तो आप ले लीजिए सैंड एंड वाटर। ठीक है, आप सैंड वाटर को बड़े अच्छे से हिला के उसको मिला दीजिए, पर आप सम टाइम क्या देखोगे कि आपका वाटर एंड सैंड दोनों ही बहुत ही साफ विजिबल होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर ये भी है बट ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, आप नोट पे कर सकते हो। तो हमने बात कर लिया कि भाई मिक्सचर अगर आपका मैटर मिक्सचर फॉर्म में है तो किस किस फॉर्म में होगा, हमने बात कर लिया। लेकिन अगर अब हमारा मैटर प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में है तो कौन कौन सी फॉर्म होंगी, है ना? तो उसके लिए कौन कौन सी है? एक आपका या तो होगा एलिमेंट फॉर्म में या फिर होगा कंपाउंड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेंगे कि एलिमेंट्स के फॉर्म में क्या होना चाहिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसकी फॉर्म को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं कि एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड? ठीक है, क्योंकि एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट हम जब बात आती है एलिमेंट की, सो इट मीन्स कि पर्टिकुलर किसी एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं हम, दैट। ठीक है, सो दैट विल बी अ एलिमेंट। तो एलिमेंट में सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल हम यूज करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कंपाउंड की, ठीक है, तो कंपाउंड जस्ट कुछ नहीं होगा इसका। मान लीजिए आपने बात किया हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एक एटम क्या होगा? आपका एक एलिमेंट होगा। सॉरी, एलिमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हम टू टर्म्स में इसे यूज़ करते हैं, या फिर उसको हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बहुत ही फैमिलियर नेम है, आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स यू नो वेरी वेल क्या क्या होते हैं, बट फिर भी आपको थोड़ी इसमें हिंट दे देता हूँ। ठीक है, बाकी इसमें आगे आएंगे तो हम पढ़ेंगे बैट में डिटेल्स में इसको। तो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स मीन्स एलिमेंट। एटम्स कहो या एलिमेंट्स कहो, आपकी बात एक ही है। एटम में क्या होगा? सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही आपका क्या होता है? एटम होता है। लेकिन जैसे ही वो एटम सिंगल से डबल हो जाएगा या फिर डबल से ज़्यादा हो जाएगा, दैट विल कॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो जहाँ पे टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद जो फॉर्मेशन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे?
मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। सो सिंपली अगर हम बोलना चाहें, अगर कंपाउंड के बारे में बोलना चाहें या फिर मॉलिक्यूल के बारे में बोलना चाहें, तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। मतलब क्या है कि जैसे ही दो या दो से अधिक आपके एटम्स ऐड होंगे तो उनसे क्या होगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, या मॉलिक्यूल्स की तरह में कंपाउंड हमें फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपली हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा कंपाउंड है या फिर वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन ले लिया हमने किसी एक एलिमेंट का, एंड हमने एक और हाइड्रोजन ले लिया किसी दूसरे एलिमेंट का। ठीक है, अब हमने इनको ऐड कर दिया, तो ऐड करके क्या बन के आएगा, H2, और ये क्या होगा, ये होगा अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट या कहो या एटम को। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, इन्हें कंबाइन कर दिया हमने, तो क्या आएगा यहाँ पे, टू एलिमेंट्स आ गए, और जैसे टू हो गए तो इससे ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। दैट मीन्स क्या है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, तो ये हाइड्रोजन कंपाउंड भी हो गया और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें गेन हो गया। सिंपली आप इस तरीके से और भी बना सकते हो, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, या फिर और भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका H2O ले लीजिए। ठीक है ना, वाटर आप ले लेते हैं, वाटर क्या होता है आपका, वाटर क्या होता है, H2O, दैट मीन्स 2H और एक O, है ना। तो जैसे ही दो, अब यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, तो जब 3 हो गए दैट मीन्स क्या कि ये जो H2 हमारा है क्या है, कंपाउंड, दैट मीन्स या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जो आपके सिलेबस में है, NCERT की बुक में है, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, और चीज़ें आपको अगर कोई भी चीज़ डाउट में आती है तो वहाँ से आप चेकआउट करके और भी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, वैसे मैं आपको जो समझा रहा हूँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ें बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएंगी, और आपको दोबारा से रीड आउट करोगे और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो हमारा मैटर था वो कितनी फॉर्म्स में था, उन फॉर्म्स में क्या क्या होता है, उनके अंतर्गत हमने सारा कुछ कवर कर लिया। ठीक है, अब जब हमने उनकी फॉर्म्स पढ़ ली, फॉर्म्स पढ़ने के बाद तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, है ना। अगर हमने फॉर्म पढ़ी है तो ऑब्वियसली क्योंकि हर मैटर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अगर मैं एग्जांपल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं हम, तो आपने कई बार सुना होगा बहुत से लोगों को कहते हुए कि हर इंसान के अंदर एक कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई टैलेंट होता है ना। तो सिमिलरली यहाँ भी है कि हर एक मैटर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने अपने उसके कुछ फंक्शन होते हैं जो यूनिक होते हैं। ठीक है, और उन्हीं फंक्शंस के बिहाफ पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी। ठीक है ना, और प्रॉपर्टी होती कितने टाइप की है, बहुत ही सिंपल है, 2 टाइप की सिर्फ प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, हम यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी। अगर बात आती है प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टी तो कौन कौन सी होगी, या तो होगी फिजिकल नंबर 1, नंबर 2 कौन सी होगी, केमिकल। ठीक है ना, 2 प्रॉपर्टी होगी, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी होगी। अब बात करते हैं, हमने ये पता कर लिया कि प्रॉपर्टीज़ के टाइप कितने हैं, 2 टाइप के हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट वन की, दिस वन, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। सिंपल भाषा में बात करें तो मतलब क्या है कि हम जिस भी किसी सब्सटेंस की हमें फिजिकल प्रॉपर्टी गेन करनी होती है, ऑब्जर्व करनी होती है या फिर उसकी मेज़र करनी होती है, उसके लिए हमें उसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा है वैसे ही उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम गेन कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें आते क्या क्या है, एग्जाम्पल हम क्या कर लेते हैं, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि उस
पर्टिकुलर मैटर का या पर्टिकुलर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कलर कैसा है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारियाँ हमें उसमें कुछ बिना चेंज किए हम आराम से गेन कर लेते हैं, और दोज आर कॉल्ड, जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या बोलेंगे उनको, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या करना होता है, उसमें एक रिएक्शन को अगर करना होता है, एंड उस रिएक्शन के बिहाफ पे हम उसे एनालाइज करते हैं कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर बात करें एज अ डेफिनेशन, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज टू अकर। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या क्या इसके अंदर लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी में, आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, की अलग अलग सब्सटेंस है उसकी क्या क्या रिएक्शंस होंगी, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो सारा कुछ ऑब्जर्वेशन ही हमारा क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना क्लियर आप लोगों को, ठीक। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ थी हमारी, कौन कौन सी, फिजिकल और केमिकल, जिनको हमने कवर कर लिया। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की जो क्या होती है, क्वांटिटिव नेचर होती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल कैसे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए लेंथ हो गई, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये एक बड़े पैमाने पे होते हैं नेचर में, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ हमारे पास स्केल्स हैं, कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्टाइल है, जिनके अंतर्गत हम उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, या फिर उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो जरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने आपको कोई एक रूम दे दिया। अब रूम की मैंने पूछ ली कि भाई उसकी लेंथ कितनी है, आपने क्या लिखा, 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर हमने कोई रूम दे दिया आपको, मान लीजिए कोई रूम है, ठीक है ना, आपने पूछा आपसे कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी होगी, तो आपने क्या बोला, L = 4 मीटर, ठीक है। ये आपने लेंथ बोल दिया। अब आपने जब लेंथ बोली तो यहाँ जो 4 हो गया ये तो न्यूमेरिक हो गया, लेकिन मीटर क्या है, मीटर एक यूनिट है जो शो कर रही है कि उसकी लेंथ की जो मेजरमेंट है वो क्या है। तो एक तरह से क्या बोलते हैं कि ये मेजरमेंट है। अगर ये सेंटीमीटर में होती तो थोड़ी सी कम होती, मीटर में है तो बड़ी क्वांटिटी होगी, अगर ये किलोमीटर में होती तो और भी ज़्यादा बड़ी होती। तो ये एक्चुअल क्या है, उसका मेजरमेंट है या उसकी एक यूनिट है जो उसकी डिस्टेंस को या उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। सो सिमिलरली हम यहाँ भी यूज़ करते हैं, फिजिक्स में भी ऐसे केमिस्ट्री में ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन क्या है, इंग्लिश सिस्टम, एंड दूसरा आपका क्या है, मेट्रिक सिस्टम। सो these system were being used in different parts of the world. The metric system which originated in France in late 18th century, ठीक है ना। तो जो मेट्रिक सिस्टम था वो क्या था, फ्रांस में इसका जनरेट हुआ था, और कब, लेट 18th सेंचुरी या फिर बोलते हैं 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जस्ट स्टार्टिंग होने वाला ही था, उसके कुछ टाइम पहले ही हमने क्या किया था, मतलब उस टाइम पे ये मैट्रिक सिस्टम जनरेट किया गया था, या फिर क्या बोलते हैं, फॉर्म किया गया था, ठीक है। एंड ये कुछ ज़्यादा ही यूज़ किया गया, क्यों, क्योंकि ये इसमें क्या है, जो आपका बेसिकली जो मैट्रिक सिस्टम है वो आपका कौन कौन से, फर्स्ट वन है आपका इंग्लिश सिस्टम, एंड दूसरा आपका क्या है मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो इनमें जो आपका सेकेंड वन है, दिस वन, ये काफ़ी यूज़ में रहा। क्यों यूज़ में रहा, क्योंकि ये जो आपका मैट्रिक सिस्टम है ये किस पे है, आपका डेसिमल पे बेस है, ठीक है ना। इसका जो बेस है वो डेसिमल को लेके किया जाता है इसमें, तो काफ़ी इजी था और काफ़ी उस टाइम भरोसेमंद था, तो काफ़ी यूज़ में रहा ये, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी चीज़ें और भी डेवलप होती जा रही हैं, हमें और भी चीज़ों की जो क्या बोल सकते हो, उसकी क्लियरिटी की या फिर उसकी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, और चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। जब हमने मॉडिफाई किया तो एक नया सिस्टम, एक नई टेक्नोलॉजी बोल सकते हो, या फिर एक नया रूल निकल के सामने आया जो इससे ज़्यादा डिफाइन किया गया, और उसको हमने क्या नाम दिया, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच वॉज established in 1960, ठीक है ना। कब बना था हम क्या बात करते हैं, जो बहुत ही फेमस है हमारी यूनिट में, ऐसा यूनिट, ठीक है ना, बहुत बड़ा होगा, इसका फुल नेम क्या होता है, द
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना, शॉर्टकट SI कब फॉर्म हुआ था? 1960, ठीक है ना। सो 1960 में ये साइंटिस्टों के द्वारा फॉर्म किया गया, जिसको हमने क्या किया, स्टैंडर्ड सिस्टम कहा गया, ठीक है। तो उसके बाद से जितनी भी मेजरमेंट्स थी सारी इसी के अकॉर्डिंग फिर की गई, उसके बाद से अभी तक यही चलती हुई आ रही है, ठीक है। सो ऐसा यूनिट है क्या, ठीक है ना, ये हमें पता चलेगा कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है ना, इसमें 7 बेस दिए गए हैं, 7 बेस दिए गए हैं इसके अंतर्गत, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी मेजरमेंट्स की हम जो भी क्या बोलते हो मतलब पैरामीटर्स हैं उनको ऑब्जर्व करके हम उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि ऐसा सिस्टम अलाउज द यूज ऑफ प्रीफिक्स टू इंडिकेट द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ अ यूनिट। दैट मीन्स क्या है कि मान लीजिए अगर आपको कहीं मीटर लिखना हुआ है, मान लीजिए आपके कहीं आपको लिखना है मीटर, क्या आपको लिखना है, मीटर लिखना है, तो इसको पूरा ना लिखते हैं, सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ M लिख देंगे, ठीक है। ये M का जो सिस्टम था ये हमारे SI यूनिट से ही क्रिएट हुआ था, जनरेट हुआ था, ठीक है। तो अब हम क्या है कि हम नॉर्मली समझ जाएं कि M जो लिखा हुआ था मीन्स क्या है कि 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर जो भी है एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पूरा मीटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ M लिख दिया और हमारा काम हो गया। यही क्या है, SI यूनिट है। दैट मीन्स क्या कि यूनिट्स के उन यूनिट्स को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करना ही क्या है, SI यूनिट है, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स इसका चार्ट आपका बुक में बना हुआ है, आप आराम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आप डिनोट भी कर सकते हो, आप वहाँ से लर्न भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 पैरामीटर्स हैं जिनको इजीली आप गेन कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ एक बार क्या क्या कौन कौन से हैं। लेंथ आपका है, ठीक है, लेंथ की अगर सिंपल बात करें तो L हो जाएगा। डिस्टेंस मतलब अगर SI यूनिट की बात करें हम, अगर लेंथ को रिप्रेजेंट करना तो क्या करेंगे, L से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है, मीटर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं मास का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, M जाएगा, ठीक है ना। अब लेकिन मास मतलब उसकी जो ऐसा यूनिट क्या है वो क्या होगी आपकी, किलोग्राम, सिंबल क्या जाएगा उसको, kg। सिमिलरली से टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसका सिंबल क्या जाएगा ऐसा यूनिट के लिए, सेकेंड। दोस्तों ध्यान रखना, सेकेंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो SI यूनिट में सिंबल है वो क्या है आपका, सेकेंड, S है। तो इसी तरीके से और भी नीचे दिए हुए आराम से पढ़ सकते हो उनको आराम से, ठीक है, पढ़ के समझ सकते हो। अब हम आगे चल लेते हैं, आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या होना चाहिए, मास एंड वेट। क्योंकि हमने पढ़ लिया कि मैटर क्या होते हैं, मैटर को फॉर्म, उनकी फॉर्मेशंस क्या क्या हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि उनका मास और वेट कितना है। क्या ऑब्वियसली अगर आपका मैटर है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा। तो हम पहले बात क्या कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मास एंड वेट। मास, दूसरा क्या होगा, वेट। ठीक है, तो दोस्तों मास क्या होता है, मास बहुत ही सिंपल है। मास की अगर कोई आपसे बात पूछता है तो क्या बोलोगे, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है ना, कि मास क्या है, वो अमाउंट ऑफ मैटर है। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर होता है, कि कितना क्वांटिटी में मैटर है, सब्सटेंस है, वही आपका क्या होता है, मास होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे वेट की, तो वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स exerted by gravity on the object। दैट मीन्स क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वही क्या होता है आपका वेट होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हमें, जैसे किसी ह्यूमन का, मान लीजिए किसी इंसान का वेट कितना है, 56 kg है। तो इट मीन्स क्या है कि उसके 56 kg जो वेट उसका है, उस पर ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स ही क्या है, उसका वेट है। जिस पे अगर फोर्स नहीं लगेगा तो मीन्स का उसका वेट भी जीरो होगा।
और यही एक रीज़न है कि जब हम जाते हैं चांद पे, तो चांद पे क्या होता है, हमारा वेट वहाँ पर नेग्लिजिबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ फोर्स नहीं है, और जब फोर्स ही नहीं है तो आप पे वेट का कोई भी क्या बोलते हैं, फंक्शन जीरो हो जाता है, वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होता है। इसलिए स्पेस सारी चीज़ें क्या है, फ्लोट करती हैं, क्योंकि वहाँ पे वेट है ही नहीं, क्योंकि फोर्स ही नहीं है, तो वेट कहाँ से होगा? ठीक है, तो जो भी ग्रेविटी जो आपका फोर्स एक्सर्ट करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वही क्या होता है, उसका वेट होता है। इतना क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो जब बात अब ग्रेविटी क्या है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और मैटर करेगा। क्या करेगा मैटर? जो मास होगा वो तो ऑलवेज आपका इक्वल रहेगा, आप जहाँ भी जाओ आपका मास इक्वल रहेगा। लेकिन जब बात करेंगे वेट की, तो वेट क्या होगा, आपका वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का जो जी की वैल्यू है वो कहीं कहीं पे डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट हो जाती है, और जैसे जी की वैल्यू वेरी करेगी, आपका वेट भी वेरी करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, द मास ऑफ अ सब्सटेंस is constant whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity, है ना। हम क्या बोलेंगे कि जो ग्रेविटी में चेंज होगा उसके कारण उसका जो वेट होगा वो भी चेंज हो सकता है या फिर होगा। ठीक है, ठीक। अब जब बात कर लिया हमने मास की, तो मास का एक ऐसा यूनिट है। क्या है ऐसा यूनिट मास की? ऐसा ही यूनिट क्या है मास की? किलोग्राम। लेकिन किलोग्राम क्या है, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, ठीक ना, जो कि लैब में तो पॉसिबल नहीं है। तो लैब में हम किलोग्राम से क्या यूज़ करते हैं, हम ग्राम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर होता है, इसलिए हमें स्मॉल क्वांटिटी में हम उस चीज़ों को लेते हैं। ठीक है ना, तो हम ग्राम में लेते हैं। और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे पढ़ लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम और मास सिमिलरली थोड़ा सा आस पास में ही रहते हैं। ठीक है ना, एक तरीके से इनका बोल सकते हो कि चचेरे भाई। सो अब हम बात जब करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका? वॉल्यूम भी एक तरीके से फिक्स रहता है। मान लीजिए अगर हमने बात कर लिया, फॉर एग्जांपल हम पूछते हैं कि भाई दूध का वॉल्यूम क्या है, तो बोलोगे 2 लीटर 3 लीटर। अब वो 2 लीटर आप चाहे जहाँ भी जाओ वो 2 लीटर रहेगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक मास, जो वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा, जो उसकी वैल्यू है, जो उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना। वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब क्या है, ये थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है। अगर हम कोई प्रैक्टिकल लैब में करें तो क्या मीटर क्यूब में जाएगी? नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर क्यूब में यूज़ करेंगे। ये क्या, इसकी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर के लिए स्मॉल इसकी SI यूनिट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डेंसिटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, इस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है? पहले बात हम ये कहते हैं डेंसिटी है क्या। अगर जैसा नॉर्मली हम अगर थ्योरेटिकल बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट में उसका मास का वॉल्यूम कितना होगा, वही उसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। जैसे मैं रिपीट करता हूँ, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट के वॉल्यूम में कितना उसका मास होगा, कितना उसका अमाउंट ऑफ मैटर होगा, वही क्या उसकी डेंसिटी होती है। ठीक है ना। एंड SI यूनिट ऑफ डेंसिटी कोई नहीं होती है, हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी डेंसिटी। और डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? D से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो अब अगर हम आपसे, और हाँ ये डेंसिटी की नहीं, क्योंकि आपके पास SI यूनिट के जो बेस हैं वो क्या है, सिर्फ 7 हैं, बाकी जितना भी आएंगे वो आप वहाँ से फॉर्म करोगे। तो अगर डेंसिटी की अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं, हम हैं, ये हमने क्या ले लिया, डेंसिटी। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? अब डेंसिटी हमने क्या बोला कि जो मास होगा और जो वॉल्यूम होगा वही डेंसिटी होगा। ठीक है ना। तो जब अगर मास हो तो हम क्या ऊपर लिखेंगे, SI यूनिट ऑफ मास अपॉन SI यूनिट ऑफ, क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम, ठीक है ना। मास का वॉल्यूम क्या ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। तो क्या बन गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर किलोग्राम मीटर की -3, ठीक है ना। तो सिंपली आपने क्या निकाल लिया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपका SI यूनिट आ गया किसका, डेंसिटी का, ठीक है। तो ऐसे और भी आ